हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है। इसके अलावा हमने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखी थी, आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक कोड। तो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एक्चुअल होता क्या है? जेनेटिक कोड देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ जानते ही हैं कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशंस होती हैं ये एक्चुअली प्रोटीन के फॉर्म में होती है। हमने ये देखा था जो सेंट्रल डोग्मा वाला पार्ट था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीपेप्टाइड प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करता है, ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है और वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और वो ये प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पहले अपन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए और आरएनए कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दे बोथ एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बने होते हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड का नंबर या सीक्वेंस होता है इनके बनने का, इसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास और ये डीएनए उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एमआरएनए के पास बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हम लिख लेते हैं, sequence and number of amino acid formation information is present in DNA and DNA transfer it to mRNA during transcription। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बनेंगे या इनका नंबर किस तरह से बनेगा, कितने अमाइनो एसिड कहां पे बनने हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास प्रेजेंट होती है और ये डीएनए उस इंफॉर्मेशन को एमआरएनए की तरफ भेज देता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, आपने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक, तो अगर हम अब जेनेटिक कोड के बारे में देखें तो जेनेटिक कोड एक इंटर रिलेशनशिप है। जेनेटिक कोड एक इंटर रिलेशनशिप है जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच का। तो जेनेटिक कोड इज interrelationship between nucleotide sequence of DNA and amino acids present in polypeptide chain। ठीक,
तो जेनेटिक कोड एक इंटर रिलेशनशिप है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये अमीनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। कोड कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस। कोड में 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और हम इसको न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अगर हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करें, डीएनए और एमआरएनए के बारे में बात करें, तो उसको हम एमआरएनए के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सीक्वेंस इन एमआरएनए और इट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए it is nucleotide sequence in mRNA that contain information for the formation of code or codon that require for synthesis of amino acid। सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एमआरएनए में। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे एमआरएनए की ही बात करते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड जब हम लिखेंगे, जब हम कोडॉन्स के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको थायमिन वाला पार्ट कहीं नहीं मिलेगा, यूरेसिल वाला ही पार्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये सीक्वेंस है एमआरएनए का, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोड और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोडॉन। एक्चुअली कोडॉन की इंफॉर्मेशन होती है, कोड कोडॉन एक ही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। और इसके पास ये जो कोडॉन बनता है या जो कोड बनता है, इसके पास अमाइनो एसिड सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है। यानी न्यूक्लियोटाइड से कोडॉन बनेगा और ये कोडॉन, न्यूक्लियोटाइड से कोड बनेगा, कोडॉन बनेगा, और ये कोड या कोडॉन अमाइनो एसिड के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक बार जल्दी से। जेनेटिक कोड, डीएनए और आरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन्स के रूप में। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। इनमें जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनना है, जिस सीक्वेंस में ये बनने हैं या जिस नंबर में ये बनना है, इस अमाइनो एसिड को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रेजेंट होती है डीएनए में, और डीएनए जो होता है इसको ट्रांसफर करता है एमआरएनए के पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक कोड एक इंटर रिलेशनशिप है between nucleotide sequence of DNA and amino acid that are present in polypeptide chain। जो कोड होता है ये 3 नाइट्रोजन बेस का या न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और ये एक्चुअल जेनेटिक कोड की अगर हम डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो एमआरएनए के टर्म्स में इसको अपन पढ़ते हैं। इट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोड एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड से कोडॉन बनेगा, कोड बनेगा, और ये कोड बाद में अमाइनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है। जेनेटिक कोड की प्रपोजिशन के लिए और इसकी डेसिफरिंग के लिए, यानी जेनेटिक कोड के डेवलपमेंट के लिए साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी। ये साइंटिस्ट अलग अलग स्ट्रीम से होते थे। तो कौन कौन सी स्ट्रीम से साइंटिस्ट लिए जाते थे जेनेटिक कोड के डेवलपमेंट के लिए? साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती थी, और ये साइंटिस्ट कौन कौन सी स्ट्रीम के होते थे? ये होते थे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, और जेनेटिसिस्ट। जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग के लिए और प्रोपोजिशन के लिए, मतलब जेनेटिक कोड के बारे में जब इंफॉर्मेशन देने की बारी आई, इसको समझाने की बारी आई, तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम के साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी थी।
और बेसिकली जो मेनली जो है स्ट्रीम के साइंटिस्ट वो फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट। इसमें से एक थे जॉर्ज गैमो। इनका नाम जेनेटिक कोड से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इनके बारे में। जॉर्ज गैमो ये फिजिसिस्ट थे। जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये बात रखी कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बॉडी में, टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, और हमारी बॉडी में टोटल 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन डीएनए में। ठीक है, तो ये 4 नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये 20 अमाइनो एसिड्स को तो बना नहीं सकते। मतलब 20 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए इन बेसिस का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन यूज होता है। इन बेसिस का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन यूज होता है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर टोटल 64 कोडॉन्स जनरेट किए गए। तो इसमें हम लिख लेते हैं, ही आर्ग्यू दैट देयर आर टोटल 4 नाइट्रोजन बेसिस in a body that codes 20 amino acids। ठीक है, टोटल 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं बॉडी में, और ये 4 नाइट्रोजन बेस 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। कोड करना मतलब उनको बनाने की इंफॉर्मेशन रखना। सो देयर एग्जिस्ट combination of bases for coding these amino acids। for coding of these amino acids। अब इन्होंने ये कहा, फिर इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे टोटल 64 कोडॉन्स जनरेट किए गए। (64 codons would be generated। ठीक, यहां पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखता है कि 64 कोडॉन्स हमारी बॉडी में टोटल जनरेट होते हैं, बनते हैं। अब इन 64 कोडॉन्स में से कितने काम के होते हैं, कौन से नॉन यूजफुल होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये तो गैमो ने बताया। अब गैमो के अलावा भी और भी कई साइंटिस्ट थे जिनका रोल यहाँ पे काफी ज्यादा देखा जाता है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। एक थे नीरेनबर्ग, दूसरे मिथाई, नीरेनबर्ग एंड मिथाई परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट। नीरेनबर्ग, मिथाई के बाद खुराना भी साथ में, इन्होंने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एंड लेटर ऑन खुराना परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट फॉर डेसिफेरिंग द जेनेटिक कोड। यानी डेसिफेरिंग मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के बारे में देने के लिए इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन्होंने एक सिंथेटिक सीक्वेंस यूज किया था जो था पॉली यू। They use synthetic nucleotide sequence, synthetic nucleotide sequence
पॉली यू, पॉली यू, पॉली यू का मतलब यू यू यू, 3 नाइट्रोजन बेस है, 3 बार यूरेसिल है। ये सीक्वेंस इन्होंने यूज किया था और बाद में ये देखा कि ये जो पॉली यू का सीक्वेंस है ये एक अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनाइन का फॉर्मेशन करता है। दे यूज सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट लेटर ऑन फॉर्म्स फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन एक अमाइनो एसिड होती है और जो इन्होंने सीक्वेंस यूज किया था वो फिनाइल एलेनाइन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इन्होंने सिंथेटिक डीएनए यूज किया। सिंथेटिक डीएनए में जो रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो इन्होंने वहां पे देखा। अच्छा, इसमें से भी अगर नाम पूछा जाता है तो बेसिकली खुराना के नाम से ये चीजें जुड़ी हुई है। साइंटिस्ट खुराना जो थे इनके नाम से जुड़ी हुई चीजें कि इन्होंने पॉली यू का सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड यूज किया था। They use synthetic DNA for the formation of repetitive polynucleotide sequence यानी इन्होंने डीएनए का सिंथेटिक डीएनए यूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिपीटेटिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था ये था सी यू इस तरह से, ये सीक्वेंस इन्होंने यूज किया था। अब बाद में ये देखा कि ये जो सीक्वेंस होता है ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है जो कि थी ल्यूसीन, और ये जो दूसरा पार्ट होता है यूसीयू ये कोड करता है सेरीन को। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में ये रिपीटेटिव सीक्वेंस था, तो यहां पे ल्यूसीन बना, फिर सेरीन बना, फिर ल्यूसीन बना, फिर सेरीन बना। तो जो इन्होंने डीएनए सीक्वेंसेस को यूज किया था उसकी मदद से ये 2 अमाइनो एसिड बार बार बन रहे थे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। जेनेटिक कोड की डेसिफायरिंग के लिए, प्रोपोजिशन के लिए, मतलब जेनेटिक कोड के बारे में जब बताने की बात आई थी तो इसके लिए अलग अलग स्ट्रीम से साइंटिस्ट को लिया जाता था, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट। जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि टोटल 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और इन 4 नाइट्रोजन बेसिस की मदद से 20 अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बेस 4 बेस 20 अमीनो एसिड तो बना नहीं सकते, मतलब ये बेस कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं और वो कॉम्बिनेशन जो है वो 20 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से समझिएगा आप। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से ये बताया गया कि 64 कोडॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, 64 कोडॉन्स मतलब हमने 4 की पावर 3 यानी 3-3 का जो पेयर सीक्वेंस होता है वो यहाँ पे यूज होता है। नीरेनबर्ग और मथाई ने और बाद में खुराना ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिक कोड के बारे में बताने के लिए। इन्होंने सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यूज किया था, दैट इज पॉली यू, जो कि बाद में फिनाइल एलेनाइन को कोड कर रहा था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने सिंथेटिक डीएनए यूज किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाने के लिए, और जो सीक्वेंस मिला वो ये वाला मिला। इससे ये पता चला कि 2 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कोड करने की इसके पास होती है, दैट इज ल्यूसीन और सेरीन। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। एक एंजाइम सेवेरो ओकोआ एंजाइम इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम है सेवेरो ओकोआ एंजाइम। सेवेरो ओकोआ एंजाइम में है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, मतलब इसका ये नाम है। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट पॉलीमराइजेस आरएनए यानी आरएनए पॉलीमराइज करता है, मतलब ये कुछ डिफाइंड सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस करता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। हमें ये पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और वो एमआरएनए डीएनए स्ट्रैंड को यूज करता है।
एमआरएनए जो बनता है वो डीएनए स्ट्रैंड को यूज करता है, तो जिस डीएनए स्ट्रैंड को वो यूज करता है उसको हमने नाम दिया था टेम्पलेट डीएनए, है ना, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब बिना किसी टेम्पलेट को यूज किए, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को यूज करता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को यूज करता है, मतलब सिर्फ हम इसको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एंजाइम उस पर जब काम करता है तो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सेवरोको एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है, ये पॉलीमराइज करता है आरएनए को विथ अ डिफाइंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, defined nucleotide sequence in template independent manner, template independent manner। ये ध्यान रखिएगा आप कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इस एंजाइम की मदद से आरएनए बन रहा है, ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम से जुड़ी हुई चीजें थी जो अभी तक अपन ने डिस्कस की। अब अपन बात करते हैं कि जेनेटिक कोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, कौन कौन से कितने प्रकार के जेनेटिक कोड हम देखते हैं। जेनेटिक कोड एक्चुअली मतलब होता है कोडॉन्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोडॉन्स का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। जेनेटिक कोड की टेबल बनाने के लिए अपन 4 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंसेस यूज करते हैं। ये आप भी साथ साथ में बनाते जाइएगा। सबसे पहले हम लेते हैं यू, फिर सी, ए, जी, ठीक है। फिर हम यहां पे लेते हैं यू, सी, ए, जी, और यहां पे लेते हैं यू, सी, ए, जी, फिर यू, सी, ए, जी, यहां पे भी लेते हैं इसको, ठीक। तो ये वाली जो पोजीशन कहलाती है, स्टार्टिंग में जो पोजीशन है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये वाली, ठीक। ये वाली होती है सेकेंड पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन कहलाती है, और ये वाली होती है थर्ड पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन को हम वॉवेल पोजीशन भी कहते हैं, थर्ड पोजीशन को ही हम वॉवेल पोजीशन भी कहते हैं। वॉवेल पोजीशन के हटने से जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली ये माना जाता है कि वॉवेल पोजीशन जो होती है इसके हट जाने से, यानी थर्ड पोजीशन के हटने से भी कोड की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जो कोड की प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के कारण होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के कोडॉन्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे यू, फिर सेकेंड पोजीशन लिखेंगे यू, और फिर थर्ड पोजीशन लिखेंगे यू। इस तरह से कोड का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले में फर्स्ट पोजीशन यू, फिर सेकेंड पोजीशन, अब यहां पे हमने फर्स्ट पोजीशन लिखी, ठीक है। फिर हम यहां पे सेकेंड पोजीशन लिखेंगे, और फिर हम यहां पे इस तरह से, फिर इसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकेंड पोजीशन, और फिर थर्ड पोजीशन, और फिर आगे हम इस तरह फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, और फिर थर्ड, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहां बनाएंगे फर्स्ट पोजीशन, फिर यहां सेकेंड पोजीशन,
और फिर थर्ड पोजीशन, फिर ये बनाएंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस तरह से हम ये टेबल बनाएंगे और पूरी टेबल हम कंप्लीट करते हैं। फिर देखते हैं इसमें अमीनो एसिड किस तरह के कोडॉन्स अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है जेनेटिक कोड की पूरी टेबल। ठीक है, इसमें आप भी लिखते जाइएगा। देखिए इसमें इस तरह जो लिखे हैं ये कोडॉन्स लिखे हुए हैं और साथ साथ में जो ये अमीनो एसिड को कोड करेंगे ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब कौन सी अमीनो एसिड को किस तरह की होती है, क्या नाम है उसका, एग्जैक्ट नाम क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले UUU, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ये फिनाइल एलेनाइन को कोड करेगा। ठीक है, तो PHE का मतलब यहां पे है फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन जो कि UUU से कोड होगा। नेक्स्ट है LEU, LEU का मतलब होता है ल्यूसीन। ल्यूसीन 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 पूरा। फिर ILE, ILE का मतलब होता है आइसोल्यूसीन। इसके बाद MET और VAL, MET मतलब मिथ्योनिन, और VAL मतलब वैलिन। इसके बाद SER सेरीन, PRO प्रोलीन, थ्रियोनिन और एलानिन। SER सेरीन, PRO प्रोलीन, THR थ्रियोनिन और ALA एलानिन। ठीक है, फिर इसके बाद TYR टायरोसिन, ये स्टॉप कोडॉन्स है। स्टॉप कोडॉन मतलब कहीं भी अगर ये लगेंगे तो ये उस प्रोसेस को रोक देंगे, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन। स्टॉप मतलब होता है टर्मिनेटिंग कोडॉन। ठीक, इसके बाद HIS, ये हिस्टिडीन, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसमें HIS हिस्टिडीन। फिर उसके बाद GLN ग्लूटामाइन। इसके बाद ASN एस्पाराजिन। LYS लाइसिन। ASP एस्पार्टिक एसिड। और GLU ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स यहां पे। फिर इसके बाद CYS सिस्टीन। फिर स्टॉप कोडॉन आ गया। फिर TRP ट्रिप्टोफैन। आर्जिनिन, सेरीन अपन पढ़ चुके हैं। और फिर GLY ग्लाइसिन। तो ये अमीनो एसिड्स हो गई और ये इनके कोडॉन्स हो गए जो इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इतनी सारी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, तो इनको, इनमें जो इंपॉर्टेंट है ये मतलब जो मैं टिक कर रहा हूं ये आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे फिनाइल एलानाइन के लिए, फिनाइल एलानाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मिथियोनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन और सेरीन, क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो डीएनए सेगमेंट यूज की गई थी तो ल्यूसीन और सेरीन उसमें से मतलब बनते हैं, तो वो कोड आपको ध्यान रहेगा। तो ल्यूसीन और सेरीन के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर इसके बाद जैसे ल्यूसीन का ये यूज किया था और सेरीन का ये वाला यूज किया था जो सामने बन के आया था। इसके बाद ट्रिप्टोफैन, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और प्रोलीन। अगर ये आप याद कर पाए, और नहीं तो आपको फिर टेबल याद करनी पड़ेगी और टेबल में फिर एक सीक्वेंस में इसको याद करना पड़ेगा। फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, ल्यूसीन 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 6 बार, आइसोल्यूसिन 3 बार, और फिर लास्ट में वेलिन 4 बार। तो इस तरह से सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, नहीं हो पाता। अगर भूल जाते हैं तो कुछ लिमिटेड जो कोडॉन्स हैं जो अमीनो एसिड बन रही है उनसे, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 64 तरह के कोडॉन्स, जिसमें से पहली पोजीशन जो होती है, सेकंड पोजीशन फिर अपन बीच में लिखते हैं, और थर्ड पोजीशन ये होती है। थर्ड पोजीशन को अपन वॉवल पोजीशन कहते हैं। वॉवल पोजीशन के हटने से कोडॉन की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको हम कहते हैं वॉवल पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। जेनेटिक कोड की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका ट्रिपलेट नेचर का होना। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर का मतलब होता है कि एक जो कोडॉन होता है वो बना होता है 3 नाइट्रोजन बेसिस का। 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोडॉन होता है, और टोटल हमारी बॉडी में 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Each codon is made up of 3 nitrogen bases, 3 nitrogen bases अभी अपन ने पढ़े, जैसे यू 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 3 बार यूरेसिल हो गया, 3 नाइट्रोजन बेस है वो, तो एक कोडॉन उसको हम कहेंगे। तो हर कोडॉन जो होता है वो 3 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। देयर आर total 64 codons present in an organism, और बेसिकली हम अपनी बात कर रहे हैं एक्चुअल में ह्यूमन। हमारी बॉडी में टोटल 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 64 कोडॉन्स हैं, इसमें से कुछ कोडॉन ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज को कोड नहीं करते, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो टोटल 64 कोडॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये नॉन एम्बिगुअस होता है। ये नॉन एम्बिगुअस होता है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है कि हर कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे हमने देखा यू 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 फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है, वो फिनाइल एलानिन के अलावा किसी और को कोड नहीं करेगा। यानी एक स्पेसिफिक कोडॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। ईच कोडॉन कोड्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, हर कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है जीयूजी। जीयूजी जीयूजी क्या होता है? जीयूजी नॉर्मली कोड करता है वेलिन को। जीयूजी नॉर्मली कोड करता है वेलिन को। इट नॉर्मली कोड्स वेलिन। पर जब ये प्रोसेस की शुरुआत कराता है, अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन में हम ये देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर कोडॉन जो होता है वो प्रोसेस की शुरुआत कराता है। तो जीयूजी नॉर्मली कोड करता है वेलिन को, पर अगर ये प्रोसेस की शुरुआत कराता है तो फिर ये मिथियोनिन को कोड करता है। बट व्हेन इट इनिशिएट द प्रोसेस, then it codes
मीथियोनिन। देखिए मैं यहां से टॉपिक से थोड़ा हटके बात कर रहा हूं। एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को शुरुआत कराने के लिए एक जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो एक अमीनो एसिड को लेके आता है। जब प्रोसेस शुरू होता है तो वो अमीनो एसिड होती है मीथियोनिन। हमेशा जब भी प्रोसेस शुरू होता है तो वो मीथियोनिन से ही शुरुआत होती है और मीथियोनिन को जो कोड करता है वो आप अभी टेबल में देखेंगे AUG, वो मीथियोनिन को कोड करता है। पर कई बार ऐसा होता है कि मीथियोनिन वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता या उस वक्त मीथियोनिन सामने नहीं आ पाता, तो उस सिचुएशन में जो AUG होता है, AUG वहां काम ना करके GUG वहां पे मीथियोनिन को लेके आता है। मतलब स्पेसिफिक जो कोडॉन है, कोडॉन वहां पे अवेलेबल नहीं है अगर, तो GUG इस प्रोसेस की शुरुआत कराता है और GUG मीथियोनिन को लेके आता है। अगर AUG कोडॉन ने शुरुआत करा दी है, AUG अगर मीथियोनिन को लेके आ गया है तो प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद वेलिन जो है वो GUG से बनेगा। पर इन केस अगर वहां पे AUG स्टार्ट नहीं करा पाता है तो वहां पे GUG स्टार्ट कराएगा और GUG वेलिन की जगह मीथियोनिन को लेकर आएगा। तो ये नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी नॉन एम्बिगुअस। यहां पे GUG जो है ये एक एम्बिगुअस कोडॉन है, इसीलिए GUG जो है यहां पे ये एम्बिगुअस है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड यानी स्पेसिफिक नेचर। पर यहाँ पे GUG बेसिकली दो अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है, वेलिन को नॉर्मली और कुछ कंडीशन में मीथियोनिन को। तो ये एक कोडॉन दो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, इसीलिए इसको हम एम्बिगुअस कहेंगे। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कॉमालेस। कोडॉन्स को जब लिखा जाता है तो कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया जाता। विदाउट पंक्चुएशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डीजनरेसी। डीजनरेसी का मतलब होता है एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से बनती है। एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से बनती है। जैसे जब हमने जेनेटिक कोड की टेबल बनाई थी तो उसमें आप देखना कि जैसे शुरुआत ही करते हैं जैसे फिनाइल एलानाइन फिनाइल एलानाइन, मतलब एक ही अमीनो एसिड दो अलग अलग कोडॉन से बन रही है। ठीक है, एक अमीनो एसिड दो अलग अलग कोडॉन से बन रही है। ऑब्वियसली 20 अमीनो एसिड है और टोटल 64 कोडॉन्स हैं। उन 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड बनाते हैं, 3 कोडॉन्स अमीनो एसिड नहीं बनाते। तो 61 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोडॉन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होगा। तो इसका मतलब होता है डीजनरेसी। सम अमीनो एसिड्स are formed by two or more कोडॉन्स। अच्छा, ये नंबर जो है ये 2 से 6 तक हो सकता है। ये नंबर 2 से 6 से हो सकता है, मतलब एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडॉन से 6 कोडॉन तक हो सकते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना, जैसे AUG। AUG सिर्फ मीथियोनिन को कोड करता है। AUG सिर्फ मीथियोनिन को कोड करता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। मतलब ये एक सिंगल कोडॉन है जो एक सिंगल अमीनो एसिड को बना रहा है। इसके अलावा और भी आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन आप देखेंगे, ट्रिप्टोफैन भी एक सिंगल कोडॉन से ही कोड होता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन और कहीं पे भी कोड होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है डीजनरेसी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर यू 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 प्रेजेंट है तो वो फिनाइल एलानाइन को ही कोड करेगा। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके लिए जो पर्टिकुलर कोडॉन होता है वही पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इन एवरी ऑर्गेनिज्म
जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल UUU codes for phenylalanine, फॉर एग्जाम्पल UUU कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में UUU फिनाइलएलानिन को ही कोड करेगा। ये इसका यूनिवर्सल नेचर होता है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटर कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन मतलब प्रोसेस की शुरुआत कराने वाला। यहां पे AUG ये प्रोसेस की शुरुआत कराता है और ये कोड करता है मिथ्योनिन को। अगर इन केस AUG अवेलेबल नहीं है तो GUG वहां पे काम करेगा। ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन जो प्रोसेस की शुरुआत कराता है, AUG जो होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है नॉर्मली, पर अगर इन केस वहां पे AUG अवेलेबल नहीं है तो GUG उसको स्टार्ट करेगा। यानी इनिशिएशन कोडॉन बेसिकली AUG और कुछ कंडीशन में GUG होगा। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन मतलब होता है जो प्रोसेस को रोक देता है, जो प्रोसेस को रोक देता है, इसको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। यानी ये कहीं पे अगर जुड़ जाते हैं तो ये प्रोसेस को रोक देते हैं। और ऐसे टोटल 3 कोडॉन्स होते हैं, दैट इज UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडॉन्स हैं जो कहीं पे भी अगर जुड़ जाएंगे तो ये प्रोसेस को रोक देंगे। इसके लिए अपन और भी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे UAA को अपन कहते हैं ओक्रे, इसको कहते हैं एम्बर और इसको कहते हैं ओपल। UAA ओक्रे, फिर एम्बर और ओपल। तो ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हो गई। पहला इसका ट्रिपलेट नेचर, मतलब 3 नाइट्रोजन बेसिस का ये बना होता है। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। अब हमने देखा टोटल 64 कोडॉन्स हैं, जिसमें से ये 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन्स हैं। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स और इन्हीं को अपन कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। ये जहां भी जुड़ जाएंगे वो प्रोसेस रुक जाएगा। नॉन एम्बिगुअस नेचर मतलब हर कोडॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसका एक्सेप्शन है GOG। GOG नॉर्मली तो वैलिन को कोड करता है, पर कुछ कंडीशन में ये मिथ्योनिन को कोड करता है। कॉमालेस, कहीं पंक्चुएशन नहीं लिखा जाता। डीजनरेसी, अमाइनो एसिड जो होती है वो 2 से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकती है, मतलब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड 2 से ज्यादा कोडॉन, और ये नंबर देखा जाता है 6 तक, मतलब 6 कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक, इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मीथेनिन और ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले। यूनिवर्सल, हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, सेम होता है। जेनेटिक कोड इज सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें अगर UUU प्रेजेंट है तो वो फिनाइल एनालिन को कोड करेगा। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला और प्रोटोजोआ की बॉडी में पाए जाने वाले कोड्स जो होते हैं वो नॉर्मल कोड से वेरी करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडॉन्स होते हैं और प्रोटोजोआ की बॉडी में जो कोडॉन्स होते हैं वो वेरी करते हैं। इन ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ये मेन आप ध्यान रखिएगा। इनिशिएशन कोडॉन शुरुआत कराने वाला AUG और GUG, टर्मिनेशन कोडॉन रोकने वाला, ये सारे नाम। अब हमने देखा टोटल 64 कोडॉन्स हैं, जिसमें से 3 नॉनसेंस कोडॉन है, तो टोटल अवेलेबल 61 कोडॉन्स हुए जो इसको कोड करेंगे। 61 कोडॉन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। 61 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं और 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। अच्छा, एक और खासियत है, एक और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी में यहां लिख देता हूं, इसका ओवरलैपिंग नेचर होता है। सॉरी, नॉन ओवरलैपिंग नेचर होता है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब ये ओवरलैप नहीं करते,
यानी जब लिखा जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आते, इसका नॉन ओवरलैपिंग नेचर होता है। तो ये सारी हो गई जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर। टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। इसके और भी कुछ नाम है, जैसे इसको अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है। इसको सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए शॉर्ट में एसआरएनए कहा जाता है। ये टीआरएनए के और भी नाम है। हमने कुछ समय पहले बात की थी टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए के टोटल आरएनए का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये टीआरएनए जो होता है ये टोटल 15% होता है सारे आरएनए को मिलाकर। ठीक है, जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं उसमें टीआरएनए का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 15% होता है। ठीक, अब टीआरएनए के बारे में पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। टीआरएनए को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर दिए गए थे। दो तरह के स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट पहला स्ट्रक्चर जो था ये था 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो था ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है। इसमें जो 3D स्ट्रक्चर था ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है और इसको बताया था किम और क्लग ने, किम एंड क्लग। ठीक है, फिर से एक बार देखिए इसको। टीआरएनए के दो तरह के स्ट्रक्चर दिए गए थे, एक 3D दिया गया था, 3 डायमेंशनल व्यू दिया गया था जो कि इन्वर्टेड एल शेप का होता है, और एक 2D व्यू दिया गया था, 2 डायमेंशनल व्यू दिया गया था, और ये वाला होता है क्लोवर लीफ लाइक। एक प्लांट होता है क्लोवर प्लांट, उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा गया था और क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है 3D व्यू है, जो रियल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो 3D व्यू है, और समझाने के लिए अपन 2D व्यू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए थे। ये जो 2D व्यू था ये बताया था हॉली ने। होली एट ऑल ने इसके बारे में बताया था। अब हम देखते हैं इसका क्लोवर लीफ मॉडल जो है ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं टीआरएनए का। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये अपन ड्रॉ करते हैं। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में टोटल 4 लूप्स होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये वाला जो पार्ट है ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, मतलब इसका जो 3 एंड होता है ये थोड़ा ऊपर तक होता है। इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये होती है 3 प्राइम। यानी कोई भी नया अमाइनो एसिड जो होता है ये आकर इस पे अटैच होता है। ये वाला जो लूप है इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप, ये थर्ड लूप और ये फोर्थ लूप। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है यहां पे एक एंजाइम आके जुड़ता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेस साइट। ये एंजाइम इसके पास आकर जुड़ता है। इसको डीएचयू लूप भी कहते हैं, डीएचयू लूप भी कहा जाता है इसको, डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप। ये वाला जो लूप होता है इसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन पार्ट। ये एंटी कोडॉन लूप होता है। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आर्म कहलाता है। जब ट्रांसलेशन होता है तो ये टीआरएनए राइबोसोम से जाकर जुड़ता है। राइबोसोम से वो बेसिकली एंटी कोडॉन वाले पार्ट से जाकर जुड़ता है।
राइबोसोम में बेसिकली वो एंटी कोडॉन वाले पार्ट से जाके जुड़ता है। ये जो फोर्थ लूप है इसको हम कहते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। इसी का दूसरा नाम है टी-साई-सी लूप। ठीक है, तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। यहां पे कुछ इस तरह से इसको हम शो करते हैं, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं टीआरएनए के बारे में जो इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले टीआरएनए के बारे में एफ क्रिक ने बताया था। एफ क्रिक ने टीआरएनए के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी थी, यानी जो अपन ने वॉटसन और क्रिक वाला मॉडल पढ़ा है, जब इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था तो उसके बाद उसके साथ साथ इन्होंने टीआरएनए के बारे में बता दिया था। टीआरएनए मतलब ऐसा पार्ट होता है जिसके पास अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला और ये राइबोसोम से जोड़ने वाला, ये दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी तक टोटल 60 टाइप के टीआरएनए डिस्कवर हो चुके हैं। अभी तक टोटल 60 टाइप के टीआरएनए डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस को शुरुआत कराने वाला जो टीआरएनए होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। यानी प्रोसेस की शुरुआत कराने के लिए जो टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ये टीआरएनए मीथियोनाइन को लेकर आता है, मीथियोनाइन यहां आके जुड़ता है और फिर ये जाके साथ में राइबोसोम से अटैच हो जाता है और एमआरएनए से अटैच हो जाता है, तो इसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। हर टीआरएनए के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती है और फिर वो उसको इनिशिएटर टीआरएनए के नाम से हम जानते हैं। नो टीआरएनए कंटेन स्टॉप कोडॉन। नो टीआरएनए इज नोन that contain stop codon। कोई भी टीआरएनए ऐसा नहीं है जो अभी तक पता है जिसके पास स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, यानी स्टॉप कोडॉन्स टीआरएनए लेकर नहीं आता। स्टॉप कोडॉन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम इसमें क्लियरली इसको देखेंगे। तो कोई भी ऐसा टीआरएनए नहीं है जिसके पास स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट होते हो। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया टीआरएनए का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। टीआरएनए को अडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है, सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। ये टोटल आरएनए का 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 3D स्ट्रक्चर इसका इन्वर्टेड एल शेप होता है, जो कि किम और क्लग ने बताया था। 2D स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ लाइक होता है, जो कि होले ने बताया था। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्लोवर लीफ मॉडल देखें टीआरएनए का, तो इसमें 3 प्राइम और 5 प्राइम। 3 प्राइम जो होता है यहां से अमाइनो एसिड जुड़ती है, नई अमाइनो एसिड कोई भी आएगी तो वो 3 प्राइम पे आके जुड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसके अलावा 4 लूप्स होते हैं, 1 2 3 4। ये चारों लूप्स के अलग अलग नाम है। ये अमाइनो एसिड सिंथेस साइट है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है और ये एंटीकोडॉन वाला पार्ट है। टीआरएनए की खासियत होती है कि वो एक एंड पे अमाइनो एसिड को जोड़ता है और दूसरे एंड से वो राइबोसोम से जाके अटैच हो जाता है। टोटल 60 टाइप के आरएनए टीआरएनए एग्जिस्ट करते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए यानी टीआरएनए, किसी भी टीआरएनए के पास स्टॉप कोडॉन्स नहीं होते। तो ये हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझा टीआरएनए के बारे में। अब हम देखेंगे कि किस तरह से टीआरएनए अमीनो एसिड को लाकर एमआरएनए से जुड़ता है, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। तो आने वाले लेक्चर में हम ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे।